सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। अमन मुज़ाकरात की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ शुमाइला अरशद। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर की नज़रों में है, महवर है, क्योंकि अहम तरीन मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त अहम मुलाकातें चल रही हैं, दुनिया के फ़ैसले हैं जो कि पाकिस्तान में हो रही हैं। सबको यही उम्मीद है कि अमन कायम होगा और इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो इंतहाई अहम है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि जो बहुत बड़ी तीसरी आलमी जंग का जिसे ख़तरा समझा जा रहा था उसको पाकिस्तान ने रोकने की कोशिश की है। दोनों अहम ममालिक यानी अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला बिठाया है। इसी पर खुसूसी ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ पर जारी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार असद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अली आफ्ताब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले असद साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान ने अंदरूनी बैरूनी आस पड़ोस सबकी साजिशों को साइड पे किया, उनको शिकस्त दी और दो अहम तरीन ममालिक जो कि तीसरी आलमी जंग का ख़तरा समझा जा रहा था सूरत हाल को, उनको आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर ला बिठाया है। ये कितनी बड़ी और कितनी अहम कामयाबी है? जी बहुत शुक्रिया जी। बहुत यकीनन एक अहम चीज़ है। पाकिस्तान की जो एक ग्लोबल आउटलुक है इससे वो भी बहुत तब्दील होती है, उसके अंदर बेहतरी आती है। उसके साथ साथ जो वफ़द आए हैं ईरानी भी और जो अमरीकी है उनकी जो टीम मेंबर्स हैं JD वैंस हो जाए और ईरान की तरफ से उनके जो लोग आए हैं वो मेजरली नज़र आता है कि पीस और किसी तरह इस बात को आगे तक पहुंचाने का एक फ़ैसला करके आए हैं। इसके साथ साथ ये भी खबरें मिल रही हैं कि जो मुलाकातें उनकी शहबाज शरीफ साहब से हुई वो भी हो गई। उसके बाद शायद अभी इस वक्त जो उनकी है फ़ेस टू फेस को मुलाकात भी होगी। फिर ज़ाहिर है ये जो तरीक़ेकार होता है इस तरह की चीज़ों में कि वो अलहदा हो जाते हैं, उसके बाद 2-3 नुकायत उनके होते हैं, 2-3 नुकायत उनके बीच में मुज़ाकरा चलते रहते हैं। किसी को अगर ये लग रहा है कि ये आज के दिन ये रिजॉल्व हो जाएगा, कल के दिन हो जाएगा, मेरे ख्याल में इसमें एक टाइम लगता है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इसी तरह चलती हैं, ये लेकिन बुनियाद आज के दिन रखी जा सकती है, रिजॉल्व होते। ठीक जी बुनियाद रखी जा सकती है। कोई आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों की तरफ से इस चीज़ का वो एक झलकी दिखाएं जी कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इसकी तरफ, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि सीज़ फायर जो 2 हफ्तों का उसमें भी अब 10 एक दिन रहते हैं, वो 10 दिन तक भी अगर बात आगे चलती रही तो सीज़ फायर कायम रहना चाहिए। इसके अंदर जो एक एंगल है इसराइल का, जो कि जब से ये मुज़ाकरात की डेट अनाउंस की गई, जब तक ये फाइनलाइज हो गया कि अमरीकी और ईरानी वफ़द पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके अपने मामला जो थे उनके ज़रिए हमें पता चल रहा था कि वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते, हम जो हैं अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। अब इसके अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ईरानी जो वफ़द है उनका आई थिंक मेन पॉइंट होगा कि लेबनान की हद तक मामला जो है वो रोके जाएँ, और उसके साथ साथ कि जी इसराइल की जो एक मुस्तकिल इतने सालों के अंदर जो अटैक करने की पॉलिसी और ऑपरेशन करने की ईरान के अंदर पॉलिसी, उसके अंदर तब्दीली फाइनली आए। तो ये सिर्फ एक इस किस्म की मीटिंग नहीं है जिसके अंदर आप मौजूदा, जैसे आप कह रहे हैं एक आलमी जंग होने को जा रही थी, उसकी हद तक रुकावट होगी। इसके कोई मुस्तकिल किस्म के और मुस्तकबिल के अंदर जो है ये मामला ठीक हो, खित्ते के अंदर अमन आए, तो उस जैसी चीज़ को पाकिस्तान ने कराया है। इसलिए मेरे ख्याल में इसका जो फॉल आउट है और इसका जो आने वाले सालों के अंदर इसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है आफ्ताब साहब, आप क्या समझते हैं ये जो मुज़ाकरात इस वक्त जारी है मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की बुनियाद रख सकते हैं? और दूसरा ये कि सिफारती सतह पर कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए? फिर जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है उसकी कितनी अहमियत है, कितनी बड़ी अहम कामयाबी इसे करार दिया जा रहा है? जी देखें, मैं सुबह से टीवी चैनल्स पर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहा हूँ कि इसके बारे में लोग तज्ज़ियाकार मुख्तलिफ जो जदीरे हैं वो क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा इस पर ज़ाहिर है जो इसमें इस हक़ में है कि जंग बंदी होनी चाहिए, जो अमन के ख्वाहां हैं वो बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं, जो इसके ख़िलाफ़ हैं इंडिया से कई हमें ऐसी आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं जो कि कह रही हैं कि ये कामयाब नहीं होंगे और पाकिस्तान जो है इंतज़ार करता रह जाएगा, यहाँ पर कोई आएगा नहीं। अच्छा, वो जाहिर है वो सब लोग आ भी गए और आप ये देखें कि अगर अमेरिका के एक बात मैं यहाँ कहूँगी, इंडिया से आवाज़ें नहीं बल्कि ऐसा लगता है जैसे चीखें आ रही हैं वहाँ से, जितने वो परेशान हुए हैं, जितना वो इस वक्त बुरा फील कर रहे हैं
शायद ही किसी ने कभी किया होगा। जी, दूसरा ये कि वाइस प्रेसिडेंट अगर अमेरिका के यहाँ पर आ चुके हैं तो उससे ऊपर तो फिर सिर्फ प्रेसिडेंट ही होता है। इसका मतलब है कि उन्होंने भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड दिया है, इसका मतलब है वो भी चाहते हैं कि ऐसा हो। इसी तरह ईरान की काबीना के अहम तरीन लोग इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसका मतलब है कि वो भी चाहते हैं कि अमन हो। और अगर इतने बड़े बड़े लोग पाकिस्तान में आ गए हैं, टॉक्स का हिस्सा हैं, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इसके जो नताइज हैं वो बहुत अच्छे निकलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि इसके इर्द गिर्द जितनी टॉक हम सुन रहे हैं वो ये है कि जी खुदा ना खास्ता जंग बंदी नहीं होती तो तेल इतना महंगा हो जाएगा, खुदा ना खास्ता जंग बंदी नहीं होती तो जो मईशत है वो ऊपर चली जाएगी, नीचे आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। देखें, प्लीज़ इस बात को समझें, जंग में रोज़ाना बहुत से लोगों की जानें जा रही थी। पाकिस्तान की वजह से अगर 14 दिन का सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान की वजह से अगर आज के दिन में किसी की जान गोलाबारी से नहीं गई तो ये इंसानियत की जीत है, कोई शक नहीं। सो ये टॉक्स का इंशाल्लाह आमीन बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। लेकिन इन टॉक्स का नतीजा जो भी निकले, जो आज जीत हुई है वो इंसानियत की हुई है, वो अमन की हुई है, और उसमें जिन मुमालिक ने भी रोल प्ले किया है उसमें सबसे आगे पाकिस्तान रहा है। सो पाकिस्तान की इस वजह से तारीफ भी करनी चाहिए, पाकिस्तान को खिराजे तहसीन भी पेश करना चाहिए। अच्छा, असद साहब, वही बात जो अभी आफ्ताब साहब भी कर रहे हैं कि वैसे तो मिस्र ने भी, तुर्की ने भी सालिसी में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान का मुंतखब होना, वफूद का पाकिस्तान में आना, यहाँ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना, ये स्ट्रेटेजिक लिहाज से कितना अहम है? जी देखिए, बहुत अहम है। और अच्छा, आज मतलब हम जो है कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं सुबह से, हम 2-3 दिन से जब से मामला चले बात हो रही है, तो उसके अंदर बंदा फिर सोचता है, जाहिर है कि जी अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान ने नहीं होना था इस पोजीशन के अंदर के मुज़ाकरात यहाँ पे हों या पाकिस्तान मीडिएट कराए, तो और कौन सा मुल्क था। आप देखिए, रीजन के अंदर पाकिस्तान की इस जंग से पहले आप परफॉर्मेंस ले लें, इस जो मौजूदा हुकूमत है उनकी डिप्लोमेसी ले लें, पोस्ट पाकिस्तान इंडिया वॉर की हमारी डिप्लोमेसी ले लें, तो वो सारी हमारी जो एफर्ट्स हैं, ये सारों का एक आप समझ लें एक बिल्डअप था जिसके नतीजे में ये इस्लामाबाद के टॉक्स। हमारी पाकिस्तान की हमेशा पॉलिसी रही है, आउटवर्ड पॉलिसी रही है कि हमने खित्ते के अंदर अमन मान रखना है। आप देखें, जैसे अभी हमसाये मुल्क इंडिया की मीडिया की बात हुई, देखिए वो तो उनका तो चेहरा उभर के बाहर आया पाकिस्तान इंडिया की जंग के अंदर, जिस किस्म का उनका बिहेवियर था, और इस मौजूदा सूरत हाल में भी नजर आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ भी बहुत वाज़ेह होगी कि जो नेट सिक्योरिटी या नेट डिप्लोमेसी प्रोवाइडर इंडिया ख्वाहिश रखता था या मान बैठा था कि वो है, वो बात तो खत्म हो गई इस खित्ते के अंदर, वो तो पाकिस्तान सामने आया। अच्छा, एक तो ये हमारी अगेन डिप्लोमेटिक एफर्ट है जिसकी वजह सारी चीज़ जो है सामने आई है। दूसरा, इसके अंदर जाहिर है कि पाकिस्तान की क्योंकि ताल्लुकात सबके साथ बहुत अच्छे थे, और पाकिस्तान ख़ास तौर पे इस चीज़ में कामयाब था कि ईरान की हद तक मैसेजेस पहुंचना, उनके से बात करना, फिर अमेरिका के साथ भी हमारी पोस्ट इंडिया वॉर जो थी ताल्लुकात बेहतर हुए। फील्ड मार्शल साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई, डोनाल्ड ट्रंप साहब से एक पर्सनल रिलेशनशिप है। और मैं ये कहता हूँ कि देखिए, एंड ऑफ द डे जो हम मीडिया के ऊपर मंजर आम पे चीज़ें देख रहे होते हैं, असल काम जो है वो पीछे डिप्लोमेसी के तहत, बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत हो रहा होता है। तो ये जंग जब से शुरू हुई है, 40 दिन हो गए, उसके बाद से पाकिस्तान रुका नहीं। आप इस तरह से भी देख लें कि यूएन हो जाए, हमारे अपने पॉलिटिकल ऑफिस के बयानात हो जाए कि कुछ सऊदी अरेबिया में हो तो हम उसकी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आगे से मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अफजल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अफजल साहब, कितनी बड़ी, कितनी अहम कामयाबी है जो कि पाकिस्तान के लिए है, ख़ास तौर पर अगर सिफारती लिहाज से देखा जाए, दिफाई लिहाज से देखा जाए, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और अमन के दाई होने के हवाले से कितना आज अहम दिन है? जहाँ तक पाकिस्तान की पोजीशन का ताल्लुक है, इसको आप दोनों एंगल से देख सकते हैं। दिफाई एंगल से भी देख सकते हैं और पॉलिटिकल एंगल से भी देख सकते हैं। अगर आप इसको जब पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं तो पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो बहुत बुलंद हुआ है, और उसका हम सबको इस चीज से अंदाजा होना चाहिए
कि ये सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं है जो इसको सराह रहे हैं, बल्कि आप देखें कि दुनिया के बेशुमार ममालिक, वो चाहे यूरोप से ताल्लुक रखते हों, चाहे वो ईस्ट एशिया से हों, चाहे वो वेस्ट एशिया से हों, चाहे वो साउथ एशिया से हों, चाहे वो अमेरिका से हों, तो वो सब लोग इस बात को सराह रहे हैं, पाकिस्तान के रोल को सराह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इसमें एक ऐसा पॉलिटिकल रोल प्ले किया है जिसकी कम से कम मेरी याददाश्त में माजी में मिसाल इतनी नहीं मिलती है। सही। क्योंकि देखें कि जिस किस्म की एक कैच टू सिचुएशन में पाकिस्तान मौजूद था, एक तरफ सऊदी अरेबिया के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है और दूसरी तरफ ईरान हमारा हमसाया है, तो हमें दोनों के साथ बैलेंस रख के चलना पड़ रहा था। सऊदी अरेबिया को भी हमें ये समझाना पड़ रहा था कि ईरान जो है वही आपको इस लड़ाई में नहीं घसीट रहा, बल्कि ये बेसिकली इजराइल है जो कि जीसीसी कंट्रीज को इस लड़ाई में घसीट रहा था। तो इस एंगल से भी अगर आप देखें तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमने अपने हमसाये को भी खुश नाराज नहीं किया और हमने अपने दिफाई जो पार्टनर है सऊदी अरेबिया उसको भी नाराज नहीं किया, और आखिरकार हम दो मुल्कों को जो कि वन इज ग्रेट पार्ट एंड द अदर इज ग्रेट एशियन नेशन, वेस्ट एशियन नेशन, उनको हम निगोशिएशन टेबल पे ले आए हैं और लड़ाई को बेशक इस वक्त हमने टेम्परेरी तौर पे बंद किया है, लेकिन इसके नतायज आप देखेंगे कि इसके नतायज बहुत देर पा होंगे और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी बन के निकलेगी जो कि फर्दर निगोशिएशन की सूरत में जो दोनों पार्टीज के पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह एड्रेस होंगे और खित्ते में जो है पायदार अमन की राह हमवार होगी। और इजराइल जो चाहता था कि जीसीसी कंट्रीज और ईरान की आपस में लड़ाई हो, उससे बचत होगी। जी बिल्कुल अफजल साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के वफूद पाकिस्तान में हैं, तो यकीनन नीयत है कि इससे जंग को ख़त्म किया जाए, कोई ना कोई राह निकाली जाए, अमन को लाया जाए, ये तो यकीनन अहम बात है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कुछ एतमाद का फुकदान भी है, तो आप क्या समझते हैं इस एतमाद को आप क्या समझते हैं कम करने के लिए क्या चैलेंज हो सकता है और वो कौन से अहम निकात हो सकते हैं जिन पर दोनों वफूद जो है वो मुत्तफिक हो सकते हैं? अहम निकात कौन से हो सकते हैं? इसके बारे में जहां तक मेरा ख्याल है कि जो आपने देखा कुछ दिन हमारे पहले हमारे डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा जो है वो चाइना गए थे और चाइना से 5 नुकाती एक एजेंडा या एक एलामिया बाहर आया था। दैट वुड इन माय ओपिनियन वुड रिमेन द बेसिस जिसके ऊपर आप बाद में जो इन दोनों पार्टीज का अगर इसके ऊपर एक इत्तफाक होता है जंगबंदी को फर्दर एक्सटेंड करने में और बाकी मसाइल को फर्दर निगोशिएशन से हल करने में, तो हम अक्सर सुनते हैं लोगों को कहते हुए कि जी ईरान चाहता है कि गारंटीज दूं, तो गारंटर कौन होगा? मेरी जाती राय में ये जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट होगा, अगर दोनों पार्टीज की मंजूरी के साथ वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से एक चैप्टर 7 के तहत पास हो जाता है, तो यूएन का जो चैप्टर है, यूएन का जो चार्टर है और उसमें जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वो खुद इसके गारंटर हो जाएंगे और कोई भी अगर इसमें जरा बराबर भी खिलाफ वर्जी करेगा, चाहे वो ईरान की साइड से हो, चाहे वो अमेरिका की साइड से हो, चाहे ये इजराइल की साइड से हो, तो उस वायलेशन को जो है ना इट वुड बी टेकन केयर ऑफ। इसलिए मेरी नजर में इस वक्त 10:30 जो अभी मीटिंग हो रही है, इसमें एक मिनिमम पॉइंट पे जो है वो एग्रीमेंट होने का इम्कान है और वो ये है कि ये जंगबंदी परमानेंट हो और कुछ पॉइंट जो कि मैंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान के एक मुश्तरका बयान में आए थे उन पे एग्रीमेंट हो और बाकी जो इश्यूज हैं बिटवीन ईरान एंड यूएस, उनके ऊपर जो है वो फिर फर्दर निगोशिएशन होंगी और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम
ये मसाइल हल हो जाएंगे। अगर हम माजी की तारीख को देखें तो ये टॉक्स जो होती हैं, जो दो वारिंग नेशंस के दरमियान या दो वारिंग पार्टीज के दरमियान होती हैं, वो मसाइल के मुकम्मल हल के लिए बाज़-औक़ात काफी लंबी हो जाती है। बिल्कुल। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है, वियतनाम और अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है। तो इसमें हमें ये नहीं तवक्को रखनी चाहिए कि ये 2 दिन जो यहाँ पर दोनों पार्टीज मिलेंगी तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं, मिनिमम एसेंशियल पे एग्रीमेंट हो जाएगा और बाकी पे बातचीत को जारी रखने पे एग्रीमेंट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद साहब, आपने हमसे अपना कीमती तजिया शेयर किया। इस वक्त सीनियर तजियाकार एहतिशाम उल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एहतिशाम साहब, वही जो बात चल रही है यकीनन बड़ी अहमियत है जो इस वक्त मुज़ाकरात इस्लामाबाद में चल रहे हैं। अभी हम जो मोहम्मद अफजल साहब से भी बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि गारंटर कौन होगा, क्या चीन हो सकता है, आप क्या समझते हैं, और वो जो एक एतमाद का फुकदान है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है? शुमाइला, आप इस स्टेज पे तो डायनामिक्स इस बातचीत की बड़ी हद तक तब्दील हो चुकी हैं, बहुत हद तक पॉजिटिव हो चुकी हैं। और ये जो हम पिछले चंद दिनों से जिन शकूक का इज़हार कर रहे थे कि बातचीत होगी नहीं होगी, मैक्सिमम पोजीशन से लोग सामने आएंगे, ब्रिकमैनशिप होगी, अब देखें जिस तरीके से दोनों तरफ से हाई पावर डेलीगेशन मौजूद हैं, बड़े संजीदा लोग आए हुए हैं, तो उनसे तवक्कुआत यही की जा रही हैं कि मामला संजीदगी से तय करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अब 2-3 चीज़ें आज के डेवलपमेंट में बहुत है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक तो यह है कि पिछले दो दिन में टेक्निकल लेवल पे जो ऑफिशियल आए हुए थे अमेरिका के भी और ईरान के भी, उनसे पाकिस्तान की बातचीत हुई, उनकी आपस में भी कुछ थोड़ी बहुत बातचीत हुई, जिससे एक नुक्ता नज़र बना कि जी कोई एक टॉक्स का कुछ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क जो है ना वो होना चाहिए, जो पाकिस्तान ने पहले से बना के दिया हुआ था। उसकी रोशनी में खासी जो है ना वो बातें हुई और आपने देखा शुरू में 15 पॉइंट अमेरिका के थे, 10 पॉइंट ईरान के थे, फिर बाद में जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए चाइना, फिर 5 पॉइंट उनके आ गए, टोटल 30 पॉइंट बन गए थे। फिर दिन में यही अब ये हुआ कि जी टोटल 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे इस पर बात हो रही है। अभी 2 चीज़ें हैं, छोटे छोटे इरिटेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं। कुछ लोग इसको इस तरह देख रहे हैं कि जी ईरान को भी बड़ा वाज़ेह तौर पर समझाया गया है कि जी ये बड़ी हाई स्टेक्स गेम है, इसमें ज़रा सी गलती जो है ना वो दहाइयों का भुगतना पड़ेगा, नुकसान आपको भी, उस पूरे रीजन को भी और बियॉन्ड रीजन भी। तो उनको भी इस अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चल रहे हैं। अब देखें, एक बार बार इस बात पे जो आज सुबह से बातें हुई उससे अंदाज़ा हुआ, को अंदर से बातें पता चली कि जी ये आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, इसके ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि जी ये हमारी है, और ये कि जी देखिए आमतौर पे इसको इस तरह लिया जा रहा है, वो कहते हैं कि ये एक नेचुरल वाटरवे है जो एक अरसे से चल रही है। अब ये उस तरह की नहीं है जिस तरीके से आप नहर सुएज को देख लें या पनामा लेक को देख लें और किसी हद तक मलाका की जो स्टेट है उसको देख लें। तो ये नहीं हो सकता कि एक नेचुरल वे को आप कहेंगे ये मेरी है और मैं इस पर कंट्रोल करूँगा। इस पे कुछ उनको सॉफन करने की कोशिश की जा रही है कि देखें इस तरह तो मामला ख़राब हो जाएंगे। कंट्रोल अगर देने की बात भी हुई तो ये आपकी तरफ से तो नहीं गुजर रही, ओमान भी बीच में है, किसी तक यूएई भी है, फिर मुश्तरका उनको इसको दिया जा सकता है कंट्रोल। लेकिन अब जहाँ पे वो कुछ चीज़ें जो इरिटेंट्स के तौर पे थी, वो सबसे बड़ा इस वक्त वही है, वो इस वक्त लेबनान का मामला है। देखिए, लेबनान में अभी भी हम जहाँ बात कर रहे हैं तो उन पे हमले हो रहे हैं। 2 दिनों में 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे गए हैं। अब इस वक्त बड़ी मुश्किल में इजराइल, वो कहते हैं कि जंग बंदी उनके लिए तबाहकुन साबित हो रही है। उन्होंने जो प्लान किया हुआ था कि इनिशियली शॉर्ट टर्म में उनका ये था कि साउदर्न लेबनान पे कब्जा करें, सीरिया के साउथ पे कब्जा करें, गज़ा और इसको अपना वेस्ट बैंक को एनेक्स करें और यहाँ से 70 लाख लोगों को निकालें गज़ा से, उनको भेजें जॉर्डन और मिस्र, जिस पे बड़ी रेजिस्टेंस हो रही है। उसके बाद इनिशियली अपना ये लॉन्ग टर्म प्लान है न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बनना और ग्रेटर पार्ट बनना, उसको पूरा कर सके, तो वो नहीं हो रहा। अब अमेरिका पे बड़ी शदीद किस्म की वहाँ पे उनके लिए परेशानी ये है कि अभी देखें पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई है। अभी लोग कह रहे हैं कि मिलिट्री डिफीट अमेरिका का हुआ है, नेशनल ह्यूमिलिएशन हुई है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, और यही बातें जो है ना वो वहाँ पे भी नेतन्याहू के बारे में भी की जा रही हैं। वहाँ की ओपोजिशन कह रही है हमारे तो सारे जो बड़े बड़े टारगेट थे दे रिमेन अनमेट, और ये कि डिप्लोमेटिक भी और मिलिटरली भी तुम्हारा फेल्यूर है। उसके शुमाइला अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं,
अपना इसराइल के, वो वहाँ पे फंसा हुआ है। अगर वो हारता है तो उसके ऊपर करप्शन के केसेस बनेंगे, वो जेल में जाएगा। इधर मिड टर्म इलेक्शन प्रेसिडेंट साहब हारते हैं, खबरें आ रही हैं कि 20 से 30% कम उनको वोट मिलेंगे, तो वो उनकी मेजोरिटी दोनों हाउसेज में खत्म हो जाएगी और वो लेम डक के तौर पे प्रेसिडेंट अगले 2 साल रह जाएंगे। तो उनको भी अंदाजा है, जो इत्तलात आ रही हैं, सफारती ज़राए बता रहे हैं कि ये डू और डाई वाली गेम है, कुछ करके आए। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको कहा है कि कुछ कामयाबी हासिल करके आए, उसके लिए उन्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और गिव एंड टेक करें। तो इस हवाले से बिल्कुल ऐसे ही है। जंग में सबका ही नुकसान है। सबसे ज्यादा जो नुकसान वो यकीनन इंसानों का है। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। असद साहब, हमने ये भी देखा कि जब से ईरान और अमेरिका और इजराइल की जंग शुरू हुई तो हमने देखा कि जवाब जो इसका दिया गया वो ईरान ने खलीजी ममालिक पे हमले किए और वो उसके रद्द-ए-अमल में थे जो ईरान पर अमेरिका की जानिब से, इजराइल की जानिब से हमले किए गए थे। लेकिन हमने ये देखा कि जो खलीजी ममालिक हैं उन्होंने इस पर कोई जवाबी हमले नहीं किए, तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब जो ये सारे मामला चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें खलीजी ममालिक हैं, उसके अलावा सऊदी अरब है, चीन है, ये सब इस सारे मामले को आपकी नज़र में कैसे देखते होंगे? जी देखें, जो गल्फ़ नेशंस हैं, ये तो जो 12 डे वॉर हुई थी पिछले साल, उसके बाद ईरान का एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ था कि जी अगर इसके बाद इजराइल ने या इजराइल अमेरिका ने हमारे ऊपर को हमला किया तो ये पूरा रीजन जो है एक जंग की लपेट में आएगा। और वो 12 डे वॉर से लेके तब तक ईरान ने बहुत सारी चीज़ें जो थी वो ऑब्ज़र्व की, बहुत ज़्यादा रीबिल्ड किया, बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेटेजिक चीज़ें चेंज की, अपने आप को मज़ीद आम किया, अपने मिसाइल प्रोग्राम को और इन्हांस किया। तो ये ईरान बहुत सख्त तैयार था इस सारी चीज़ के लिए। ये उनकी वॉर प्लानिंग का हिस्सा था कि अगर अमेरिका और इजराइल असद साहब, एहतिशाम उल हक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान जंग बंदी में पाकिस्तान ने जो सालिसी का किरदार अदा किया है और इस्लामाबाद में जो इस वक्त अहम तरीन मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसने पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मरकूज़ कर रखी हैं। पाकिस्तान की जो सिफारती कामयाबी है इसको पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। इसके मशरिक़ वस्ती पर क्या असरात हो सकते हैं, पाकिस्तान के लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, एहतिशाम साहब हैं, इसके अलावा असद निज़ामी साहब हैं, अली आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा असद साहब, हम ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, हम देखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, बड़ी एक अहम कामयाबी से करार दिया जा रहा है। क्या एक नई सिफारती रिवायत का पाकिस्तान के लिए आगाज़ हो सकता है कि जहाँ पाकिस्तान सालिसी करे, क्योंकि दुनिया में बहुत से तनाज़ात हैं, तो पाकिस्तान ने एक रिवायत कायम की है? जी बिल्कुल, ये चीज़ हो सकती है, मुमकिन है। मैं जैसे पहले भी आपने मुझसे पूछे थे, जी असद साहब, जी तो मैं ये कह रहा था कि जी जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि पाकिस्तान जो है इस अमल में सालसी के मामलात हो जाएँ, डिप्लोमेसी के मामलात हो जाएँ, ये हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को क्रेडिट चले जाए या पीएम ऑफिस को या हमारे और इदारों को क्रेडिट चले जाए, ये अमल बड़ी देर से जारी है और ये कल्मिनेशन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस सारी चीज़ का जो हमने देर पहले फैसला किया था कि पाकिस्तान जो है वो अमन व अमान जो है इस खत्ते के अंदर रखने का एक ये मुद्दा पाकिस्तान ने उठाया है। तो आने वाले दिनों में इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? डेफिनेटली एक तो उसका, जैसे आपने कहा कि डिप्लोमेसी और पीस कीपिंग की हद तक होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसके इकनॉमिक असरात भी आने वाले दिनों में काफ़ी होंगे। आपके देखें कुछ माहदे आपके सऊदी अरब से जो हुए हैं रिसेंटली, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो यूरेशिया का मामला है सारा, उसके अंदर रूस और काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, ये बड़े पर्टिनेंट प्लेयर्स हैं जिसके तहत आपके पहले ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये सारी चीज़ें जो है, ये जंग बंदी का जब सिलसिला देर तक चलेगा, एक पूरी खित्ते को एक ये इस किस्म का आसरा होगा कि जी अब जंग नहीं लगेगी, मार्केट स्टेबलाइज करेंगी, स्टॉक मार्केट स्टेबलाइज करेंगी, तो फिर पाकिस्तान जो है बिल्कुल उभर के आएगा ऊपर के। जी वो पीस अपनी जगह बिल्कुल, उसके लिए भी और इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान के इसके बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये किसी न किसी कैपेसिटी में जो है ये कामयाब रहे। ठीक है आफ्ताब साहब, बड़ी अच्छी बात की है असद साहब ने। पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है वो यकीनन दुनिया के सामने आ रहा है। इसके मुआशी असरात आप क्या समझते हैं, कितने अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान एक मुआशी मुश्किलात का शिकार मुल्क है, कर्जे भी हैं, लेकिन अब इस पेशरफ्त के बाद कितनी अहमियत पाकिस्तान को मिल सकती है?
जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन एक आपने पॉइंट ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस किया था, उसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। जी, जी। कि जिस तरह से हम जानते हैं कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हुए इसराइल की तरफ से, उसके अलावा बहुत ज़्यादा बदगुमानियाँ डालने की कोशिश की गई, लेकिन एक तो जिस तरह पाकिस्तान ने रोल प्ले किया इसके अंदर वो बहुत ही मुस्बत था। दूसरा हम ख़ास मतलब पूरे जीसीसी को ख़ास तौर पे हम MBS साहब को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं कि ही केप्ट हिज कूल, और अगर वो इस तरह से जिस तरह से उन्होंने इस मामले को लेकर चले, अगर वो ना चलते तो आज ये मुमकिन ना होता। तो ओवरऑल सब ने बड़ा इसमें अच्छा रोल प्ले किया है। मुसलमान जो बेसिकली उम्मा है वो बड़ी पॉजिटिव तरीके से इसमें उनका किरदार रहा है, और पूरी दुनिया इस वक्त हमसे मुतासिर है। बिल्कुल। दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं कि जो आपने मईशत की बात की, मईशत पे बड़ा अहम इसमें किरदार होगा। और मईशत के अलावा देखें ना, हम जब कहते थे कि पाकिस्तान का पासपोर्ट वीक है, तो वो उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि जी अच्छा कुछ लोग हैं जो कि बाहर जाते हैं, वक्त पर वापस नहीं आते, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी इजाज़त नहीं है, उसकी वजह से उन लोगों को भी डिफ़िकल्टी होती है वीज़े अक्वायर करने में, नौकरियां लेने में, जो ऐसी कोई हरकत नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह आप जिस तरह से पाकिस्तान इस पूरे जंग के बाद इसमें इतना पीसफुल एक किरदार अदा करने के बाद, दो जंगी जो ममालिक हैं उनको सुलह की तरफ लेके जाने के बाद जिस तरह से मंजर आम पे आया है, तो अब इससे पाकिस्तान के पासपोर्ट की वक़्त बढ़ेगी। आप ये देखेंगी कि पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट ज़ाहिर है जनरेट होनी है, क्योंकि अब देखिए जहाँ जहाँ जंगें हुई हैं, जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, वहाँ पर लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा पाकिस्तान के पास जो है वो 65% से ज़्यादा आबादी जो है वो 35 साल से कम उम्र लोगों की है। हमारे यहाँ पर हम लाखों की तादाद में ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो ह्यूमन रिसोर्स की है, और हमारा ह्यूमन रिसोर्स काबिल है। उनको वो बाहर जाकर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं, उसके नतीजे में वहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, उसके नतीजे में यहाँ पर रेमिटेंसेस भेज सकते हैं। और आप अब ये देखेंगी कि पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में वीज़ा प्रोसेस आसान होता चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने सफारती महाज पर इतना अच्छा परफॉर्म किया। सही, ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, यकीनन जो हम बात करें कि मईशत पर तो इसके मस्बत असरात होंगे, माशी मुश्किलात से पाकिस्तान के निकलने की कितनी उम्मीद है? फिर तिजारत बढ़ सकती है, सरमायाकार पाकिस्तान आ सकते हैं, क्योंकि एक जो पाकिस्तान का इंटरनेशनली इमेज गया है कि पाकिस्तान अमन, एक पुरअमन मुल्क है, अमन चाहता है, इसके क्या असरात आप देख रहे हैं मुआशी सूरत हाल पर? देखिए शुमाइला, इसमें मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा कमेंट करूंगा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये शायद पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ पहली मरतबा एक किरदार मिल रहा है। तो मैं याद कराऊँ कि 71 में आपने देखना जिस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात ठीक करवाने के लिए पाकिस्तान का एक सीक्रेट रोल हुआ था। हेनरी किसिंजर आए थे, उसके बाद से उनके ताल्लुकात बेहतर हुए थे। फिर 1988 में पाकिस्तान ने जेनीवा एकॉर्ड करवाने में बड़ा रोल प्ले किया था, जब आपने देखा कि फिर अफगानिस्तान से रूस वापस चला गया था। फिर लेटेस्ट देखें 2020 में जब ये दोहा एकॉर्ड होता है और यहाँ से आपने देखा अमेरिकन फौजें वापस जाती हैं, तो उसमें भी पाकिस्तान के बैठा था, एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा था। देखें, अब ये इसमें कोई शक नहीं है कि इतने बड़े लोगों को बिठाने के बाद इसका डेफिनेटली एक बहुत मस्बत पहलू एक हम तो देखते हैं, जहाँ पे एक ये सूरत हाल है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे हमें जो लेवरेज मिला है, जिस तरीके से हम दुनिया में एक पहचाने जा रहे हैं, किसी और तरह से जो हमें पेंट कुछ और किया गया था, दहशतगर्दी है, गुर्बत है, अब वो बात नहीं हुई। अब आ जाए पाकिस्तान के बेनिफिट, देखें ये दिस इज़ हाई टाइम, अब ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले तो आप देख लें शुमाइला कि कल आए थे अपना सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान, ये बड़ा सरप्राइज विजिट था उनका। और कुछ मेरी इतलात यही है कि वो पाकिस्तान की जो इस वक्त बैलेंस और पेमेंट की मुश्किलात है ना, अभी देख लें पाकिस्तान ने इस महीने $5 बिलियन वापस करना है कर्जा, और इसमें $3.5 बिलियन यूएई ने मांगा, वो भी है। इसके लिए मेरी तलात ये है कि ये बताया गया कि जी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ये हमें मिल जाएगा, ये स्टेट बैंक में जल्दी आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे तो देख लें ना, जिस तरीके से अब इंटरनेशनल सतह पे ख़ास तौर पे पोस्ट वॉर सिनेरियो में
जहाँ पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी का कहा जा रहा है, एक नया रोल मिलने की तवक्को है मिडल ईस्ट में, वहाँ पे भी फिर वहाँ और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। अभी हमने किस तरीके से अपने इस जो डिप्लोमेटिक लेवरेज के जरिए मामलात को ठीक किए हैं, ये हमने कैसे इसको ट्रांसलेट करना है अपनी इकोनॉमिक अचीवमेंट में, वो अहम सवाल है। इसके लिए सरमायाकारी की बात हो रही है। इसके लिए कहा जा रहा है कि जी जो हमारे पुराने मायदे हुए हैं, पुराने तो नहीं, साल डेढ़ साल पहले 20-25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट रुकी हुई है, सऊदी अरब की भी, कुछ और मालिक की भी, उसको अब तेज किया जाएगा और इसको एक बड़ा नेचुरल हब के तौर पे देखा जाएगा। और आखिरी बात यह है कि हमें गवादर पोर्ट हम देख रहे हैं कि दुनिया की चंद एक बड़ी डीप सी पोर्ट्स हैं, उसको हमने दोबारा से बड़े ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन करवाना है। अब ये जब स्टेट ऑफ हुर्मत बंद करने के बाद अब जो इत्तलात आ रही हैं, पाकिस्तान इस हवाले से भी ऑफर कर रहा है कि जी हमारे पास अपना क्या कहते हैं कराची पोर्ट है और इसके बाद ये बड़ी हमारी पोर्ट है पोर्ट कासम के बाद, और इस पे हम बहुत सारे जहाज़रानी कर सकते हैं। इस पे मेरी तला ये है कि खासा काम हुआ है, तो इसमें हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। पाकिस्तान के लिए बड़ी फायदेमंद, बिल्कुल सिचुएशन फायदेमंद है। अच्छा, आप तीनों से मैं मुख्तसर इस पे जवाब चाहूँगी। हम आम जिंदगी में भी देखते हैं कि कोई हमें अगर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है लेकिन हमें उसका उल्टा फ़ायदा हो जाता है। ख़ास तौर पर अगर हम मार्का हक की बात करते हैं तो भारत ने तो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से हमने दुश्मन के दांत खट्टे किए, आपने समझते वो जो मौका था वो पाकिस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट था और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जो पोस्ट वॉर के ऊपर मामलात हुए हैं सारे, डेफिनेटली उसका एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान की जो इमेज एक क्रिएट की गई थी दुनिया भर के अंदर, जिसके अंदर उसको एज एन एग्रेसर शो किया जाता है कि पाकिस्तान के मामला, जो हिस्ट्री और ट्रैक रिकॉर्ड है वो इससे बिल्कुल बरक्स बात करता है। ये चीज़ जो थी ये नुमाया नहीं थी, ये चीज़ जो थी उभर के बाहर नहीं आई थी। लेकिन जाहिर है जो जंग हुई थी उस दिनों में, उसके बाद ये चीज़ नुमाया होगी, क्योंकि हम अग्रेसर बिल्कुल भी नहीं थे और कभी भी नहीं रहे उस तरह से। सो और उसके बाद उसने एक साइड उसके साथ साथ ये चीज़ हुई थी कि जब हमें अपना दिफा करना होता है तो वो हमें बेहतरीन तरीके से करना आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।